आप सबकी अनुमति से आज के कार्यक्रम का हम शुभारंभ करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय के प्रांगण में आप सबका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बहुत बहुत अभिनंदन आपका। I welcome you all in this 1 week online lecture series being organized by Shyama Prasad Mukherjee College, which is titled Celebrating Womanhood in Testing Times, Reflections from the Past and Present। और जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में जो साप्ताहिक हमने सीरीज शुरू की थी और अलग अलग वॉक ऑफ लाइफ से हमने विद्वानों को, विदुषियों को बुलाना चाहा, उनकी बात हम सुन सकें और गुन सकें, इसकी हमने कोशिश की। और इसी कड़ी में आज चौथे दिन हम सुनने जा रहे हैं प्रोफेसर कुमुद शर्मा जी को। मैम, आपका बहुत बहुत सत्कार, बहुत बहुत स्वागत और इस्तकबाल, वेलकम। पूरे श्यामा परिवार की ओर से आपका स्वागत करते हैं हम सभी। प्राचार्य महोदया डॉक्टर साधना शर्मा का भी मैं स्वागत करती हूँ, जो सदा ही हर कार्यक्रम से जुड़ती हैं और हमारा उत्साह बढ़ाती रहती हैं नए नए क्षितिजों तक पहुंचने के लिए। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ ही संयोजक मंडल के सदस्य जो हैं हमारे साथ, सुप्रिया सिन्हा, डॉक्टर सुप्रिया सिन्हा एवं डॉक्टर चयनिका उनियाल, इतिहास विभाग से आप दोनों हैं, और साथ में तकनीकी विशेषज्ञ के रूप में हैं CS रेणु यादव जी, और अन्य सहयोगी मनीष जी जैसे अन्य सहयोगी हमारे साथ हैं। इसके साथ साथ विभिन्न महाविद्यालयों से, देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों से, अलग अलग संस्थानों से बहुत सारे अध्येता, शोधार्थी, छात्र इत्यादि जुड़े हैं, मनीषी जुड़े हैं। उन सबका भी मैं बड़े सम्मान के साथ स्वागत करती हूँ। और स्वागत करती हूँ श्यामा की उन बच्चियों का जो कल के आसमान में इंद्रधनुष खिलाएंगी, 7 रंगों का इंद्रधनुष खिलाएंगे, जिससे कि स्त्री जीवन ही क्यों कहें, पूरे मानव जीवन का मानचित्र और भी अधिक मनोहर और सुंदर हो उठेगा। तो हम आज के कार्यक्रम का में सबका स्वागत करते हुए शुरू करते हैं। साथियों, स्त्री सशक्तिकरण, उत्तराधिकार, समान जीवन स्तर, शिक्षा, संपत्ति के समान अधिकार, जेंडर की समानता, इंक्लूसिव डेवलपमेंट जैसी बातें कालांतर से होती रही हैं। बदला भी है बहुत कुछ, लेकिन बहुत सारा काम अभी बाकी है। सविता सिंह की कविता से कुछ पंक्तियां उधार लेकर आपकी नजर करती हूँ, जहां औरत कहती है कि मैं किसकी औरत हूँ, कौन है परमेश्वर मेरा, किसके पांव दबाती हूँ, किसका दिया खाती हूँ। वहां से ये यात्रा शुरू होकर आज बहुत आगे बढ़ गई है, जब कविता कहती है कि जब आखिर आएगी वह औरत जिसे देख तुम और भी विस्मित होगी, लेकिन हंसेगी वह और कहेगी उन्मुक्त हूँ देखो, यह आसमान समुद्र है और उसकी लहरें, हवा यह और इसमें बसी प्रकृति की गंध सब मेरी है। यही थीम है हमारे इस साप्ताहिक सीरीज का, इस विचार सीरीज का। हमारे साथ प्राचार्य डॉक्टर शर्मा जुड़ी हुई हैं। मैं चाहती हूँ मैम कि आप आशीर्वचन के रूप में हमसे कुछ कहें, और फिर मैं वक्ता महोदया को आमंत्रित करूंगी। मैं बड़े सम्मान से आपको निमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर साधना। थैंक यू शिवानी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आशीर्वचन तो क्या, आप लोगों को लगातार मैं काम में लगाए रहती हूँ और आप उसे करते रहते हैं। मेरे लिए ही आपका बहुत बड़ा जो है ये वो है सहयोग भी कह सकती हूँ, और आशीर्वाद भी इंस्टीट्यूशन के लिए कह सकती हूँ। और हमारे बीच कुमुद जी हैं, महिलाओं के ऊपर उन्होंने बहुत अच्छा लिखती रही हैं, पढ़ती रही हैं, और आप सब लोगों को भी इसके बारे में बताती रही हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्त्री प्रश्न वाकई ये बहुत ही मौजूद विषय है, और उस पर वो बोलने जा रही हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज और अपनी पूरी जो हमारी ये टीम है, सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत कुमुद जी। और हमारा कॉलेज तो क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है, इसलिए यहाँ पर इन विषयों के ऊपर बातचीत करना और लगातार इस बहस में अपने विद्यार्थियों भी जोड़े रखना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि कुछ लोग तो अपने आप ही बहुत ही सशक्त होते हैं और सतर्क भी रहते हैं अपने प्रति, लेकिन जो नई पीढ़ी में हमारी जब लड़कियां आती हैं खिलखिलाती और मुस्कुराती, तो खिलखिलाहट और मुस्कुराहट के आगे जो संसार है उसको अच्छे देख नहीं पाती हैं। तो शायद हम लोग उनसे सीनियर हैं, जो हम उनसे बड़े हैं, उन लोगों का कहीं ये कर्तव्य बन जाता है कि उस रास्ते को भी दिखाएं जो आगे आने वाला है, और उस रास्ते को भी थोड़ा सा उनको बताएं कि जिस रास्ते को पीछे
उनसे पुरानी महिलाओं की पीढ़ी ने देखा है उसके बारे में भी थोड़ा सा जाने। तो ये संघर्ष के बारे में भी बताएगा और अपने स्वत्व के प्रति उन लोगों को थोड़ा सा जागरूक भी बनाएगा। तो मुझे लगता है कि हमने ये जो श्रृंखला रखी महिला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर, उसका उद्देश्य यही था। और अभी तक जिन लोगों ने बोला है उन्होंने वास्तव में इस कार्यक्रम को सार्थक बनाया है। और मैं जानती हूँ कि कुमुद जी जो हैं वो तो लगातार इस पर काम करती रही हैं और उनकी जो बातचीत है वो हमारी छात्राओं तक पहुंचेगी। हम लोग तक तो पहुंचेगी ही और काफी पहुंची भी है, लेकिन छात्राओं तक वो बात पहुंचाएंगी और इसके लिए उनका स्वागत है। और मैं बहुत समय नहीं लूंगी, जो हमारे संयोजक हैं उन्होंने इतने कम समय में इतने अच्छे लोगों के साथ सब छात्रों की मुलाकात कराई है कि उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। शिवानी बहुत अच्छा संचालन करती हैं, टेक्निकल टीम में रेनू, और मुझे लगता है कि रेनू भी अब धीरे धीरे इस तरीके की सभी चीजों के साथ अच्छी तरह जुड़ जाएंगी। बाकी लोगों के साथ मिलकर विषय को भी मैं भी पागत हो जाएंगी, ऐसी मेरी आशा है। मनीष और भी जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, और सबसे ज्यादा हमारी छात्राएं, क्योंकि बच्चों ये कार्यक्रम हम आप लोगों के लिए इसलिए करते हैं कि ये अवसर जिंदगी में आपको कॉलेज के अंदर ही मिल पाते हैं। इसके बाद तो अपने रास्ते आपको खुद बनाने पड़ेंगे। आपके जो शिक्षक हैं यहाँ पर आपके साथ हैं, आपकी थोड़ा उंगली पकड़कर चला रहे हैं ताकि आप आगे अपने आप स्वतंत्र रूप से चलने के लिए समर्थ बन सको। इसी इच्छा के साथ कि आप लोग स्वतंत्र बने, मर्यादित बने। इसी के थैंक साथ यू। धन्यवाद। कुमुद जी को सुनने के लिए मैं भी बहुत आतुर हूँ, बेचैन हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक रेखा में हमारे सामने रखा। हमको कर्तव्य और हमारे जो अधिकार हैं उन दोनों की बात समझाई आपने। साथियों, हम इससे पूर्व के आज के अपनी जो हमारी वक्ता हैं, विशिष्ट वक्ता, उनको सुने। मैं चाहती हूँ कि सभा को उनका एक संक्षिप्त परिचय दूं। आज हमारे मध्य उपस्थित हैं डॉक्टर कुमुद शर्मा। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अपनी शिक्षा, उच्च शिक्षा इलाहाबाद और रांची विश्वविद्यालय से प्राप्त की है और बहुत लिखती रही हैं। उनकी बहुत सारी किताबें पब्लिक डोमेन में हैं जिन्हें हम पढ़कर बड़े हुए हैं। और वे किताबें कुछ के नाम लेती हूँ, लंबी सूची है। समाचार बाजार की नैतिकता, आधी दुनिया का सच, हिंदी के निर्माता, विज्ञापन की दुनिया, भूमंडलीकरण और मीडिया। तो आप देखें, अलग अलग विषयों पर किताबें हैं। 50 से भी ज्यादा आपके शोध पत्र पीयर रिव्यूड जर्नल्स में छप चुके हैं। आलेखों की संख्या 300 से भी अधिक है और लगातार वे कई वर्षों से गोष्ठियों में, संगोष्ठियों में प्रतिभागिता करती रही हैं। हम जैसे सुनने वाले लाभ उठाते रहे हैं उनके वक्तव्य का। कई उच्च स्तरीय समितियों के सदस्य भी हैं आप। कुछ के मैं नाम यहाँ आपके सामने रखती हूँ। मेंबर ऑफ हिंदी एडवाइजरी कमिटी, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 2002 to 2008। मेंबर ऑफ हिंदी एडवाइजरी कमिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ कोल, from 2005 to 2008। प्रसार भारती हाई लेवल कोर कमिटी फॉर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर फिल्म प्रोडक्शन कमिटी, 2002 and 3। और साथ ही हिंदी के बड़े रचनाकार अज्ञे से जुड़े हुए वत्सल निधि की आप मेंबर एंड सेक्रेटरी भी हैं। मैम को बहुत सारे पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। कुछ के नाम मैं लेती हूँ। स्त्री घोष हेतु वर्ष 2002 का सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रदत्त, भारत सरकार द्वारा प्रदत्त भारतीय हरिश्चंद्र पुरस्कार। और यही पुरस्कार आपको दोबारा 2009-10 में प्राप्त होता है समाचार बाजार की नैतिकता के लिए। अखिल भारतीय प्रेमचंद रचनात्मक पुरस्कार, रजत पदक इत्यादि। साथियों, प्रोफेसर शर्मा हिंदी जगत को अपनी कलम से निखार रही हैं, अपने विचारों से संवार रही हैं। मैम, बड़े आदर और अदब के साथ एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। और आज आप हमारे सामने बोलने जा रही हैं उस विषय पर जिसमें एक पक्ष के साथ सत्ता है और दूसरे पक्ष के साथ प्रश्न है। और यही इस विषय का सौंदर्य है कि पुरुष के साथ सत्ता है, पितृ के साथ सत्ता है, मुझे पुरुष नहीं कहना चाहिए, पितृ के साथ सत्ता है और स्त्री के साथ सवाल है। उन सवालों को हम हल कर पाएंगे आपके साथ, इसी आशा के साथ मैं मंच आपको सौंपती हूँ। प्रोफेसर कुमुद शर्मा। मैम, सुप्रिया, Ma'am, please unmute yourself. I think
कॉल। रेनू को बोलो ना, वो अनम्यूट कर मैम देना। मैम खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, मैम को होस्ट हैं। रेनू आप भी कर सकती हैं क्या? हाँ मैम आवाज आ अनम्यूट। रही है मेरी? यस मैम। ओके, मैंने अभी आ कैमरा रही है। बंद कर दिया था क्योंकि बैटरी बहुत कम है, इसलिए मैं देखूंगी अगर क्योंकि दूसरे का फोन लिया है और बैटरी पूरी चार्ज नहीं थी, इसमें डरी हुई हूँ कि मेरा लेक्चर पूरा हो जाए। एसपीएम कॉलेज की प्राचार्य मेरे मित्र साधना जी, शिवानी जी और इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए एसपीएम कॉलेज की अध्यापिकाएं और मेरी युवा मित्रों, मैंने आज विषय आपके लिए चुना है वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्त्री सवाल या स्त्री प्रश्न। मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं इसके लिए मैं कुछ कोलाज या कह लीजिए कि 2-3 कहानियों के थोड़े थोड़े अंश क्या उनके बारे में बात करके फिर मैं आगे बढ़ूंगी। आकांक्षा पारेख काशिफ एक पत्रकार हैं, उनकी एक कहानी है 3 सहेलियां 3 प्रेमी, और उनकी ये कहानी एक नई लड़की की मानसिकता से प्रेरित है जो विवाह संस्था से दूर रह करके अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना चाहती है। इन 3 लड़कियों के लिए परिवार गैस चैम्बर से ज्यादा कुछ नहीं है जहां उन्हें लगता है घुट घुट करके मरना है, और ये तीनों अपने जीवन को, अपने प्रेम को अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं। वे प्रेम चाहती हैं, आजादी चाहती हैं, लेकिन किसी जवाबदेही के बिना। मगर आप पूरी कहानी अगर आप इसको पढ़िए तो कहानी कुछ और बयान करती है। 3 नौकरीशुदा लड़कियां हैं और तीनों अपने प्रेम को, जीवन को अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं, लेकिन ये तीनों लड़कियां शादीशुदा अधेड़ उम्र के मर्दों से प्यार करती हैं और चाहती है कि मर्द अपनी पत्नी और बच्चों को छोड़ करके उनसे विवाह कर ले। बीच में लगता है कि पत्नी को छोड़ दे और हमसे विवाह कर ले, लेकिन दिक्कत यह है कि ये पुरुष किसी न किसी बहाने से उनको टालते हैं, और इस समस्या के लिए तीनों मिलती हैं, जिनमें से एक सलाह देती है कि चल छोड़ शादी का चक्कर, छोड़, अपनी शर्तों पर जियो और प्रेम करो, जो करने का मन है वो करो, जो सीखने का मन है वो सीखो। उनमें से एक सवाल उठाती है कि हमारी शर्तों पर वे हमें प्यार क्यों करेंगे? तो जवाब मिलता है क्योंकि हम उनकी शर्तों पर ऐसा कर रहे हैं। आप देखिए कि वो विवाह संस्था से बाहर हैं, लेकिन यहां भी सवाल कुछ अलग किस्म के हैं, लेकिन ये सवाल भी प्रेम और विवाह से जुड़े हुए हैं। वो सवाल करती हैं, उसमें से एक कहती कि हमारी शर्तों पे वे हमें प्यार क्यों करेंगे, तो दूसरी जवाब देती है क्योंकि हम उनकी शर्तों पर ऐसा कर रहे हैं, कोई भी अधिकार उनसे हम मांगते नहीं है। एक सवाल करती है, फिर सवाल आता है, और वो एक सवाल करती है उसमें से एक लड़की कि हम बीवी बनने का स्वप्न क्यों देख रहे हैं, जिनसे उबकर ये पुरुष हमारी झोलियों में गिरे थे। ये कहानी बड़ी बारीकी से प्रेम और विवाह जैसे सवालों से टकराती है। एक दूसरी कहानी नीलाक्षी सिंह की कहानी उस बरस के मौसम, मुझे लगता है कुछ लोगों ने पढ़ी होगी कहानी। ये एक ऐसी औरत की कहानी है जो सामाजिक मर्यादा के बावजूद एक शादीशुदा मर्द से प्रेम करती है और अवैध मातृत्व को ग्रहण करती है। और ये दूसरी औरत भी एक शिक्षित नौकरीशुदा औरत है। 3 सहेलियां 3 प्रेमी, आकांक्षा पारेख की कहानी में भी तीनों शिक्षित है, नौकरी पेशा औरतें हैं। अब सुषमा मुनिंद्र एक कहानीकार है मध्य प्रदेश की, उनकी एक कहानी है इट्स माई लाइफ, और ये कहानी भी एक नई मानसिकता की लड़की की कहानी है जो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही है। और इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस, ये उसका मुहावरा है, और अपने जीवन में किसी भी दखल अंदाजी को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस लड़की की मां पेशे से डॉक्टर है, और इट्स माई लाइफ के मुहावरे में जीने वाली लड़की जो अनमैरिड है, हॉस्टल में पढ़ रही है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, और प्रेग्नेंट होने के बाद उसकी मनस्थिति बहुत अलग किस्म की है। अचानक उदास हो जाना, अवसाद में चले जाना। माँ आती है जो कि माँ डॉक्टर है, उसकी मनस्थिति को समझ लेती है, जान लेती है प्रश्न क्या है, सवाल क्या है, समस्या क्या है,
और वो लड़की हॉस्टल छोड़ देती है और अपनी माँ के साथ चली जाती है। और माँ, जो कि एक डॉक्टर है जिसने जिंदगी में न जाने कितनी अनमैरिड लड़कियों के अबॉर्शन कराए थे, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया, उसका रिएक्शन अपनी बेटी के संदर्भ में बिल्कुल अलग है। बहुत खूबसूरती से ये कहानी अविवाहित मातृत्व के संकट को बयान कर रही है। ये तीनों कहानियों को जो मैंने जिक्र किया, ये स्त्रीवादी परिप्रेक्ष्य में लिखी गई कहानियां हैं, और तीनों कहानियों के स्त्री पात्र पितृसत्ता से टकराने वाले आधुनिक पात्र हैं। और ये तीनों ही कहानियों के जो स्त्री पात्र हैं वो अपनी अस्मिता, अपने मनचाहे प्रेम, मातृत्व, दैहिक सुख में आड़े आने वाले जो पैट्रियार्कल सोसाइटी के तमाम प्रतिबंध हैं, उनको लेकर सवाल खड़ा करते हैं, प्रश्न खड़ा करते हैं। और मैं यहां कहना चाहूंगी कि जब मैं स्त्रियों के संदर्भ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्त्री प्रश्न की बात करती हूं, तो स्त्री प्रश्न, याद रखिए, पूरे विश्व में एक जैसे, दिखने में एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन वो एक जैसे होते नहीं हैं, क्योंकि हमारे परिवार, हमारे समूह, हमारा देश, धर्म, जातियां, प्रजातियां अलग अलग हैं। हमारी अपनी अपनी संस्कृति है, हमारी परंपराएं हैं, हमारे संस्कार हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। और ये भिन्नताएं स्त्रीवादियों की भी हो सकती हैं, उनके विचारों में भी भिन्नता हो सकती है। कुछ स्त्रियां गर्भधारण नहीं करना चाहती, प्रेग्नेंट ही नहीं होना चाहती शादी के बाद, मगर कुछ हैं जो इसे प्राकृतिक अधिकार समझती हैं। कुछ अपनी मुक्ति समलैंगिक संबंधों में देख सकती हैं, जिसे दुनिया की और तमाम औरतें अप्राकृतिक मानती हैं। इसलिए विभिन्न गुटों हो, समुदाय हो, मत भिन्नता से प्रभावित जो स्त्री सवाल है, स्त्री प्रश्न है, मैं पहले ही स्पष्ट कर देती हूं, वो बहुत अलग अलग है। उनकी मुक्ति के या विद्रोह के जो परिप्रेक्ष्य वो भी अलग हो जाते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि वैश्विक फलक पर स्त्री संदर्भों में उनके सवालों की एक सार्वभौमिक अपील आज तक नहीं बन पाई है। और स्त्री मुद्दों के संदर्भ, उनके बीच शब्द भी बदलते रहते हैं, और जो अपने बदलते हुए परिप्रेक्ष्य को लगातार स्पष्ट करते हुए भी चलते हैं। अगर मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बात उठाऊं, जो आज का परिप्रेक्ष्य है, जो हमारे एकेडमिक जगत में बहुत छाया हुआ है, लगातार जिस तरह के वेबिनार होते हैं, वहां पर एक जो बीज शब्द है, कीवर्ड है, वो है अस्मिता। और बार बार ये विश्लेषित किया जाता है कि, और ये कोई अजूबा शब्द नहीं है अब हमारे लिए, हमारी पहचान है, हमारा अस्तित्व है, हमारी आइडेंटिटी है, हमारा एग्जिस्टेंस है। दबना हमें मंजूर नहीं है, हमें कोई भी ऐसी शर्त मंजूर नहीं है जो हमारे एग्जिस्टेंस को कुचलती हो। हमारा स्व है, और इस स्व के लिए बहुत अच्छी बात है कि लड़कियां इस स्व के लिए, इस अस्मिता के लिए ऊर्जावान हो उठी हैं। और अस्मिता का सवाल सबसे पहले उभरता है, मैं हूं। और इसी अस्मिता से जुड़ा हुआ जो सबसे पहला प्रश्न आता है, वो आजादी का सवाल है। और आजादी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। और ये कैसे बदल करके, आजादी किससे, आजादी या मुक्ति कह लीजिए, आजादी और मुक्ति किस लिए? अगर आप महिला आंदोलन के प्रारंभिक चरण की बात करें, उन नारों को देखें, तो वहां अधिकार और बराबरी शब्द का प्रयोग किया गया है। लेकिन 7वें दशक में बदल करके ये आजादी हो जाता है, मुक्ति हो जाता है। और भाषा का ये जो बदलाव है, अगर आप देखिए तो आधुनिक स्त्रीवादी जो क्षेत्र है, वो एक राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का हमें संकेत भी देने लगता है। विश्व भर में आप देखें, जिसमें हमारा देश भी सम्मिलित है, इस स्त्रियों का जो उत्पीड़न है, उसकी वेदना जो है, उसके अलग अलग रूप हैं, अलग अलग स्थितियां हैं। अगर मैं उत्पीड़न की बात कर रही हूं, तो उत्पीड़न या दमन या अत्याचार शब्द, जिसके लिए बहुत सारे और शब्दों का इस्तेमाल भी होता है, जो इस बात का संकेत है कि स्त्री उत्पीड़न उनकी आजादी या उनकी स्वायत्तता पर प्रतिबंध लगाने से जुड़ा हुआ है। ये उनको दबाकर रखने से उत्पन्न होता है स्त्री उत्पीड़न। लेकिन यहां पर बहुत ठहर करके ये सोचने की जरूरत है कि जब हम उत्पीड़न की बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना होगा पूरे समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में, पूरे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, कि क्या
जब हम प्रतिबंध को देखते हैं, प्रतिबंध को खोलते हैं, प्रतिबंध पर हम बात करते हैं, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या प्रत्येक प्रतिबंध उत्पीड़न पैदा करते हैं, क्या हर प्रतिबंध उत्पीड़न पैदा करता है, उत्पीड़न से जुड़ता है। आप गुरुत्वाकर्षण की बात करें तो आप गुरुत्वाकर्षण के कारण आप उड़ नहीं सकते हैं, आपको जमीन पर चलना पड़ता है। और मैं कहूं जो आपके प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे समुद्री तूफान है या बर्फीला तूफान है या फिर सूखा हुआ या बाढ़, मानव समाज की कई गतिविधियां ऐसी होती हैं जो प्रतिबंधों की बाढ़ लगा देती हैं। आप कोरोना काल को ही लीजिए, कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान हम घर की चारदीवारी में रहने के लिए विवश हुए, और कई बार आपने देखा होगा कि गरीबी के कारण खाने में जो सदस्य हैं उनकी बराबर की हिस्सेदारी करनी पड़ती है, और जो खाना किसी भी सदस्य के लिए पर्याप्त नहीं होता। तो क्या इस तरह के प्रतिबंध को उत्पीड़न की संज्ञा दी जा सकती? मैं समझती हूं कि स्त्री के उत्पीड़न की तुलना इनसे नहीं की जा सकती। वस्तुतः स्त्री का उत्पीड़न उसकी आजादी पर पुरुष, परिवार, समाज, रिवाज जैसी जो मानव द्वारा निर्मित जो एजेंसियां हैं उनके द्वारा थोपे गए जो मानवीय प्रतिबंध हैं उनका परिणाम है। लेकिन आजादी पर थोपे हुए मानवीय प्रतिबंध हमेशा उत्पीड़क नहीं होते, याद रखिए। वे उत्पीड़क तभी माने जाएंगे जब वो न्यायपरक ना हो, यानी गैर वाजिब अन्यायपूर्ण प्रतिबंधों से पैदा हुआ। कल्पना कीजिए कि युद्ध या किसी संकट की मजबूरी के कारण पेट्रोल और भोजन के मामले में कटौती मान लीजिए कर दी गई, तो इसे आजादी पर प्रतिबंध के उत्पीड़न की संज्ञा तो नहीं दी जा सकती। तो अवधारणात्मक स्तर पर हमें देखना होगा कि उत्पीड़न और मुक्ति में एक पारस्परिक संबंध है। मुक्ति या आजादी उन प्रतिबंधों से आजादी है जो न्यायपरक नहीं है और जिनसे हमें छुटकारा चाहिए। तो उत्पीड़न और मुक्ति या आजादी का सवाल मूलतः अगर आप देखें तो प्रत्यक्ष रूप से किससे जुड़ा हुआ है? वो न्याय से, बराबरी से और बहुत सारी दार्शनिक अवधारणाओं से जुड़ा हुआ है। स्त्री की आजादी केवल राजनीतिक शब्दावली नहीं है, समाज के संदर्भ में एक नए तरह के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को भी प्रस्तुत करती है। और ये जो नया परिप्रेक्ष्य बनता है, नया परिप्रेक्ष्य हमेशा गतिशील और उसको परिवर्तनकारी आप मान करके चलिए। स्त्री की मुक्ति उत्पीड़न को जब मैं देखती हूं तो मुझे लगता है कि ये केवल किसी उपेक्षा का या दुर्भाग्य का, पूर्वाग्रह का परिणाम नहीं है, बल्कि एक पेट्रियार्कल सोसाइटी द्वारा जो स्त्री पर थोपी गई जो वजनाएं हैं या लगाए गए प्रतिबंधों के कारण पैदा होता है। तो कुल मिलाकर के मैं समझती हूं कि मुक्ति या आजादी का जो सवाल है, मुक्ति या आजादी की जो आकांक्षा है, वो स्त्री की चेतना में किसी भी तरह से पैदा हुई हो, कितनी भी गहराई से उपजी हो, कैसी भी परिस्थितियों से उपजी हो, मगर आजादी मित्रों बहुत अभीष्ट होती है, बहुत प्रिय होती है आजादी। क्यों? क्योंकि आजादी केवल मात्र, अगर हम कहें कि एक विचार है, केवल एक विचार ही नहीं है वो, ना वो मात्र एक आदर्श है, ना वो मात्र एक नारा है, ना मात्र वो मनोभाव है, बल्कि मैं कहूंगी कि वो जीवन जीने की बुनियादी शर्त है, जिसके बिना स्त्री हो या पुरुष, उनको मनुष्य की संज्ञा ही नहीं दी जा सकती। इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगी कि आजादी या मुक्ति से जुड़े हुए स्त्री के संदर्भ में ही जो विविध परिपार्श्व है उनको समझ लेना चाहिए, और वो बहुत उलझ गए हैं। उलझ गए इसलिए कह रही हूं कि हम जो पाश्चात्य पश्चिम की सैद्धांतिकी है वहां जाते हैं, वहां से कुछ सूत्र ले आते हैं और उन सूत्रों के हिसाब से हम अपने उसको लेकर के एक पूरा मुहिम चलाते हैं। उसके उलझाव को हम समझ नहीं पाते कई बार। तो बहुत सारे सवाल हैं। क्या स्त्री जो आजादी चाहती है, क्या पुरुष से आजादी चाहती है? क्या वो समाज से आजादी चाह सकती है? तो पुरुष क्या स्त्री भी समाज से अलग रह सकती है? जबकि उसका कर्मक्षेत्र समाज है, उसका आचरण सामाजिक आचरण है, इसलिए वह
पुरुषों से या समाज से मुक्ति की कामना नहीं कर सकती, और उसकी जो अस्मिता की निर्मिति है वो अकेले में नहीं हो सकती, समाज में रहकर ही हो सकती। तो पुरुष के हस्तक्षेप से मुक्ति की जो बात करते हैं, बहुत सारे राजनीतिक चिंतक हैं, उन्होंने कहा है, अगर पॉलिटिकल साइंस के जो लोग हैं वो उन्होंने राजनीतिक चिंतकों को पढ़ते हुए जाना होगा कि मुक्ति या आजादी समाज के अन्य लोगों के बिना अर्थहीन है, इसे समाज में आपको अर्जित करनी पड़ती है, और उन समाज के बीच के लोगों के बीच ही आपकी आजादी का कोई अर्थ होता है। और समाज जो है व्यक्तियों की एक कभी ना टूटने वाली पार्टनरशिप है, उससे चलता है, साझेदारी से बनता भी है, साझेदारी से चलता भी है। अगर मैं बात करूं, एक चिंतक हैं जिन्होंने 3 पीढ़ियों की साझेदारी की बात की, उन्होंने कहा कि समाज की जो यह अविच्छिन्न साझेदारी है केवल जीवित व्यक्तियों के बीच में नहीं रहती, उनसे भी होती है जो दिवंगत हो चुके हैं और जो अभी जन्म लेने वाले हैं उनके साथ भी होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि बराबर चलने वाली सामाजिक साझेदारी में जिसमें पुरुष भी शामिल है, क्या स्त्री उनसे मुक्ति चाहेगी? क्या स्त्री उनसे आजादी चाहेगी? सवाल यह है कि अगर उनसे आजादी नहीं चाहेगी तो उनसे मुक्ति का प्रश्न किससे जुड़ा हुआ है? उनसे आजादी नहीं चाहेगी। इसलिए मैं कह रही हूं कि आज भी जब मैं टेक्नोकल्चर की लड़की को देखती हूँ, 21st सेंचुरी की लड़की को देखती हूँ, तो मैं ये देखती हूँ कि ये लड़की भी पढ़ने लिखने के बावजूद, अच्छी नौकरी पर होने के बावजूद, ये ठीक है कि विवाह का निर्णय वो बाद में ले, लेकिन उसकी आंखों में भी विवाह को लेकर के, प्रेम को लेकर के एक सपना रहता है। उसे भी पुरुष का साथ चाहिए, एक साथी चाहिए। तो फिर सवाल ये है कि ये आजादी किससे? आजादी उत्पीड़न से, जो गैर बराबरी, अन्याय, मानवीय प्रतिबंध लागू करने वाले समाज से पैदा हुआ है, और उस समाज का जो ढांचा है पैट्रियार्कल सोसाइटी ने पैदा किया। तो स्त्री इस पीड़न और उसकी मुक्ति का जो एक संघर्ष है, वो एक विश्व दृष्टि हमारे सामने प्रस्तुत करता है, और स्त्री की मुक्ति का जो बौद्धिक विमर्श है वो आज हमारे सामने बहुत सारे फांकों में प्रस्तुत है। उसके बहुत सारे डायमेंशन हैं, उसके बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे विचार हैं। और मैं कहना चाहूंगी कि आजादी की जो परिकल्पना है, स्त्री उत्पीड़न से मुक्ति या फिर आजादी, न्याय या बराबरी का कोई भी लक्ष्य, कोई भी विशिष्ट स्थिति अंतिम नहीं हो सकती, जिसे प्राप्त करने के लिए आपको कुछ करने, एक बार प्राप्त हो गई तो आगे आपको 50 साल के बाद उसे कुछ भी जरूरत नहीं होगी आजादी के लिए। ऐसा नहीं होता। एक उत्पीड़न को आप समाप्त करते हैं तो उत्पीड़न के नए नए रूप, नए नए अनुभव आपके सामने उभरेंगे। अगर आप मैरिज इंस्टीट्यूशन को छोड़ करके लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप में भी आप देखेंगे स्त्री या पुरुष के उत्पीड़न के नए नए रूप उभरते। मुझे याद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कभी कहा था कि स्त्री पुरुष का जो संघर्ष है, सारे स्त्री पुरुष जो संबंध है, संसार की लीलाओं का यही केंद्र है और सबसे ज्यादा संघर्ष यहीं पर है। तो जैसे जैसे स्त्री पुरुष संबंधों में बदलाव आता चला जाएगा, नए नए रूप अनुभव आएंगे, उसके नए संघर्ष उभरते हैं, तो स्त्री उसकी मुक्ति के लिए फिर नए संघर्ष छेड़ने पड़ते हैं। तो स्त्री के विभिन्न गुटों को इसका अन्वेषण करना होगा कि स्त्रियों के उत्पीड़न की विशेष प्रकृति क्या है। फला जगह उसके उत्पीड़न की, हमारे यहाँ स्त्री के उत्पीड़न की जो प्रकृति, हो सकता है कि अमेरिका में वो स्थिति ना हो सकता है जापान में वो चीज ना हो। क्या उत्पीड़न की प्रकृति विभिन्न समुदाय की स्त्रियों में भिन्न है? ये भी सवाल है। सवाल ये भी कि क्या कोई अकेली स्त्री, अगर वो अकेली रहती है तो क्या वो उत्पीड़न से मुक्त हो सकती है? और अगर स्त्री उत्पीड़ित है तो उसका उत्पीड़क कौन है? फिर ये भी आपको देखना होगा कि क्या उत्पीड़क अनजाने में गैर इरादतन उसका उत्पीड़न कर रहा है। ये भी आपको देखना होगा कि क्या उत्पीड़क स्वयं तो उत्पीड़ित नहीं है। ये भी आपको देखना होगा कि क्या उत्पीड़न करने वाला समुदाय का एक व्यक्ति अपनी इच्छा से उत्पीड़न का मार्ग त्याग सकता है। और यदि इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएं तो आपको ये पता चलेगा कि स्त्रियां इन सारे संदर्भों में जो सवाल पैदा कर रही हैं, सवाल उठा रही हैं, वो प्रेम पर, मित्रता पर, सेक्सुअलिटी पर भी प्रश्न उठा रही हैं। वो बच्चा पैदा करने के लिए गर्भ धारण करने या सेक्स जैसी जो संस्थापित प्राकृतिक दृष्टि को भी चुनौती दे रही है।
कुछ स्त्रियां अपनी देह पर अपने अधिकार की मांग कर रही हैं, कुछ सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन का अंत करने की मांग कर रही हैं। स्त्रीवादियों के समक्ष सबसे ज्यादा जो समस्या है वो ये है कि स्त्री आंदोलन को आप समग्रता में किस अवधारणा पर, किस प्लेटफॉर्म पे खड़ा करें, पुख्ता प्लेटफॉर्म आपका क्या हो, क्योंकि स्त्रियां जो हैं वो बटी हुई हैं। बटी हुई मैं इसलिए कह रही हूं कि कुछ राजनीतिक पार्टियों से निकल करके आती हैं, कुछ हमारे एकेडमिक जो जगत है वहां पे कार्यरत हैं, कुछ विभिन्न राजनीतिक दलों में सक्रिय हैं, कुछ अपने अपने जो सामुदायिक उनके कमिटमेंट्स हैं उनको लेकर के वो मजबूर हैं, कुछ आप देखेंगे कि समलैंगिक सिद्धांतों में उलझी हुई है। यानी मैं कहना चाहूंगी दर्जनों श्रेणियां हैं स्त्री अनुभवों की और स्त्री के सवालों की। और इधर आप अगर टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी को देखें तो नई टेक्नोलॉजी एक नए किस्म के यथार्थ को हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है और नित नई जो स्थितियां पैदा हो रही हैं उन्होंने स्त्रीवाद की नई नई अवधारणाएं सामने खड़ी कर दी हैं और इसके चलते कोई सर्वमान्य स्त्रीवादी सिद्धांत प्रतिपादित आज तक नहीं हो पाया है। लेकिन ये है कि स्त्रीवादी सिद्धांत एक नई इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन है और जो स्त्रीवादी चिंतक हैं वो लगातार, अगर आप देखें जहां से हम प्रभावित होते हैं उनके थोड़े से लोगों पर मैं बात करना चाहूंगी, तो उनकी शब्दावली किस तरह से लगातार पहले गढ़ी गई शब्दावली का, पहले गढ़े गए नारों का अतिक्रमण करके नई परिभाषा में आते हैं वो लोग, और कैसे एक चिंतक जो है अपनी ही स्थापित मान्यताओं को फिर दूसरी पुस्तक में चुनौती देने लगती है। तो स्त्रीवाद है, स्त्रीवादियों को ये समझना होगा, अगर ये बार बार जो परिवर्तन है कि किसी भी सिद्धांत या अवधारणा को गढ़ते समय आपको सामाजिक दायरे के भीतर उसको गढ़ना होगा। एक स्त्री चिंतक ने एक बार सवाल उठाया कि आर मेन नेसेसरी, और उसकी बात करते समय उन्होंने इस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वो सिमोन द बुआ की जो आक्रामकता है, ग्लोरिया स्टीनम की जो अथाह लगन है, बेटी फ्रीडन की का जो आवेश है, जर्मन गियर का जो आक्रोश है, उसका अनुसरण नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि नारीवाद का जो विजयनाद है वो नैनो सेकेंड तक रहेगा। अब आप देखिए, नारीवाद का विजयनाद उन्होंने कहा 1 नैनो सेकेंड तक रहेगा, जबकि बैकलैश की अवधि 40 वर्षों तक रहेगी। इसको देखने की जरूरत है। तो दार्शनिक और राजनीतिक इतिहासकार, उपन्यासकार, जो पटकथा स्क्रीन लेखक हैं, भाषाविज्ञ हैं, मनोचिकित्सक हैं, उनके तमाम प्रयत्नों के बावजूद सवाल ये उठाया गया कि पुरुष और स्त्रियां बोर्डरूम और बेडरूम में अभी भी भटक रहे हैं। अब मैं बेटी फ्रीडन का नाम लूंगी। बेटी फ्रीडन की जो किताब आई थी द फेमिनिन मिस्टीक आई थी 1964 या 68 के आसपास की है ये, और उसके बाद उनकी कुछ वर्षों के बाद उनकी एक किताब आती है द सेकेंड स्टेज। और सेकेंड स्टेज में आके बेटी ये कहती हैं कि हमने जो है बहुत सारे अतिवादी नारे दिए, हमने क्रांतिकारी नारे दिए, और बहुत सारी स्त्रियां हमारे जो आंदोलन है उसको संदेह की दृष्टि से देखती थी, लेकिन अब समय आ गया है कि हम परिवार और करियर के बीच में संतुलन स्थापित करें। और उन्होंने कहा कि नारी मुक्ति का जो फर्स्ट स्टेज था उस हमारी वो मांग थी कि बच्चों और पुरुषों के बगैर, लेकिन अब लगता है कि पुरुषों और बच्चों के साथ या उनके बगैर जिंदा रहना संभव नहीं है। तो नया जो फेज था, उन्होंने व्यावसायिक सफलता और पारिवारिक जीवन की आवश्यकताओं पर बल दिया, इस पर ध्यान केंद्रित किया, और उन्होंने कहा कि जो यौनता का सवाल था, यौनता के अधिकार की जो बात थी, यौन राजनीति या यौन क्रांति, उस पर बहुत ज्यादा बल देने का परिणाम ये हुआ कि जो नारी मुक्ति आंदोलन का जो मूल मुद्दा था उधर से सामान्य लोगों का ध्यान जो है हट गया। तो बेटी फ्रीडन की जब दूसरी किताब आती है तो बेटी फ्रीडन के ऊपर यह आरोप लगाया जाता है कि बेटी ने नारी मुक्ति आंदोलन को धोखा दिया है। लेकिन द सेकेंड स्टेज में बेटी बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाती है, और उन महत्वपूर्ण सवालों को से हमें आज जूझने की जरूरत है। वो सवाल उठाती है कि क्या नारी अपने लैंगिक अस्तित्व को नकार सकती है? क्या वह पुरुष से पूर्णतः मुक्त हो सकती है?
क्या संतान से मुक्ति या परिवार की परिधि को लांघ कर वो जीवन जीने की पद्धति उसे मुक्त कर सकती है? यही सवाल थे जिन सवालों के संदर्भ में जब मैंने बात शुरू की थी तो मैंने 3 कहानियों का जिक्र किया था। और इन सवालों को अगर आप देखें तो वो तीनों कहानियां, चाहे वो इट्स माय लाइफ सुषमा मुनिंद्र की कहानी हो, चाहे 3 सहेलियां 3 प्रेमी आकांक्षा पारे की कहानी हो, चाहे वो नीलाक्षी सिंह की उस बरस के मौसम कहानी, तीनों ही कहानियां इन्हीं सवालों से टकराती और बियॉन्ड जेंडर तक जाकर बेटी ये स्वीकार करती है कि यौन क्रांति, यौन राजनीति नारी मुक्ति आंदोलन का केंद्रीय मुद्दा नहीं हो सकता। अगर आप इसको केंद्रीय मुद्दा बनाते हैं तो जो नारी मुक्ति आंदोलन की जो स्वीकार्यता है उसको धक्का पहुंचता है, नारी आंदोलन की शक्ति जो है कम हो सकती है। तो प्रश्न कौन से होने चाहिए? इसमें मैं एक किताब का और मुझे नाम याद आ रहा है, एक चिंतक मुझे और याद आ रही है, उनका मैं और जिक्र कर दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है वो। कैसे आप देखिए कि जो स्त्रीवादी चिंतक है और जो स्त्रियां हैं कैसे उनके बिल्कुल अलग अलग स्वर हैं। मैं नाम लेना चाहूंगी फिलिस शेल्फली का। और फिलिस शेल्फली की जो चर्चा हुई, उनके नाम की जो चर्चा हुई, अब आप देखिए एक ऐसी स्त्री अमेरिका की जो स्त्रीवाद के विरोध में उतर करके आती है और स्त्रीवाद के विरोध में उतर करके आती है। 7वें 8वें दशक में नाम बहुत चर्चित हुआ और उन्होंने जो आंदोलन चलाया वो उन्होंने आंदोलन बहुत बिल्कुल स्त्रीवादियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। उन्होंने कहा समान अधिकारों को समाप्त करने के लिए आंदोलन चलाया। और 1964 में शेल्फली की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई और उस रिपोर्ट की, पुस्तक नहीं रिपोर्ट, इतनी लोकप्रिय हुई कि 1970 तक 3500 प्रतियां बिक जाती हैं। और स्त्रीवाद के विकल्प के रूप में शेल्फली जो है 1975 में एक फोरम की स्थापना करती है और स्त्रीवाद के जो अतिवादी नारे हैं उनका विरोध करने के लिए विरोध करती है और ये कहती है कि इस तरह का स्त्रीवाद जो है, अतिवाद जो है, वो अमेरिकी समाज को ध्वस्त कर देगा, इसलिए स्त्रियों को सचेत करने की जरूरत है। और 1977 में उनकी एक पुस्तक आती है द पावर ऑफ पॉजिटिव वुमन। तो आप देखिए कि जो मैंने इन सब का जिक्र इसलिए किया कि पूरा मिला करके जब हम स्त्री विमर्श का परिप्रेक्ष्य देखते हैं और बात करते हैं तो बहुत डिफरेंट आवाजें हमें नजर आती हैं। मतलब अलग अलग तरह की आवाजें हैं उसमें। कोई कहता है कि ये रास्ता ठीक है, कोई कहता है ये रास्ता ठीक है। आजादी, तो आजादी को लेकर के भी बहुत सारे डायमेंशंस हैं उनकी अलग अलग। लेकिन जो मूल सवाल कहाँ पर है, अगर मैं भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी आऊं और बात करूं तो अगर हम अपने यहाँ जो साहित्य से हूं, साहित्य की अगर मैं बात करूं तो जो मूल मुद्दे हैं जो उठाए गए, ये ठीक है कि बाहर जब ये आंदोलन चला यौन क्रांति का और उससे प्रभावित होकर के बाहर वो खत्म हो चुका है एक तरह से। देह की क्रांति का नारा जो है, नाओमी वुल का ब्यूटी मिथ हो, तमाम सारी किताबें हो जो कहती हैं कि हम जो है जहां भोग के उपकरण से हमारी लड़ाई चली थी, लेकिन हम ये सारे यौन क्रांति भी होकर के निकल गई, लेकिन उसके फायदे हमें नहीं मिले। हम एक दूसरे तरह के आयरन केज में जो है हम तब्दील हो गए। तो ये सारे इस तरह के आंदोलन की जो है सीमाएं भी रही। लेकिन जो मुद्दे आज तक बराबर केंद्र में है वो दो ही चीजें हैं, वो है मातृत्व और पत्नीत्व। और ये इतने बड़े, और मैं यहाँ कहना चाहूंगी ये जो मैंने सारे नाम लिए पश्चिम के, अगर हम बात करें तो पश्चिम जो है वहां पे स्त्री विमर्श की सैद्धांत की गढ़ी गई। और अगर आप उसका इतिहास देखें महिला आंदोलन का तो 250-300 वर्षों का इतिहास देखें। लेकिन मैं हिंदुस्तान के संदर्भ में कहना चाहूंगी कि यहां स्त्रियों का जीवन स्त्री विमर्श की पाठशाला है, वुमेन एम्पावरमेंट की पाठशाला है। मैं खास तौर पर इसलिए कह रही हूं कि अभी मैं 2 फिल्में देखकर आई हूं और वो 2 फिल्म जो है वो कश्मीर पर आधारित थी। और कश्मीर में 8वीं 9वीं शताब्दी के बाद जो 12-13 जो रूलर रही महिलाएं, उन पर वो फिल्म बनी हुई थी और इतनी सशक्त फिल्म भी थी। उसमें यशोमती और दिद्दा, इन सब का जिक्र, तमाम सारे वो नाम थे जिन्होंने कश्मीर पे शासन ही नहीं किया,
बल्कि राजा को शक्ति दी और किस तरह से उन्होंने अपनी बौद्धिक शक्ति से कहिए, चातुर्य से कहिए, राज्य को जो लाभ पहुंचाया, राजा की मृत्यु के बाद किस तरह से राज्य को चलाया। और मैं यहाँ पे खास तौर पे दिद्दा का, जो इतिहास से जुड़े हुए वो दिद्दा के बारे में जानते होंगे। और दिद्दा का वो थी कि जो अपंग पैदा हुई थी, और अपंग पैदा होने के बाद जो है उन्हें एक तरह से किनारे कर दिया गया, उनको उस तरह से घर में ही इज्जत नहीं मिली, लेकिन उन्होंने किस तरह से अपने को शक्तिशाली बनाया। और विवाह के बाद जो है उनके पति जो थे राजा क्षेमगुप्त जो है वो इनसे इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी पत्नी का नाम अपने नाम के आगे लगाया, दिद्दा क्षेमगुप्त वो लिखने लगे। और ये अपने आप में देखिए किसी नारीवादी आंदोलन से निकली हुई चीज नहीं है। अब आप देखिए हमारे यहाँ का, और आज भी मैं शायद मुझे इतने 21st सेंचुरी में कोई ऐसा पार्टनर नहीं मिला जो पति जो है अपने नाम के आगे जो है पत्नी का नाम लगाता हो, लेकिन ये हिंदुस्तान था जहां पे दिद्दा का नाम लगाया क्षेमगुप्त ने अपने नाम के आगे। आज भी अगर मैं देखती हूँ तो पंचायती राज अधिनियम में जो महिलाएं चुन करके आती हैं तो उनके पति जरूर ऐसा करते हैं कि जब विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं तो वहां पर वो पत्नी का पद दर्ज करते हैं। वहां वो लिखते हैं प्रधान पति, पत्नी का नाम नहीं लगाते, पत्नी का पद लगाते हैं, प्रधान पति। तो इतना बड़ा ऐसा कदम सोचिए कि जरा उस जमाने में कितनी शक्तिशाली रही होगी पत्नी, और क्या उस समय संबंध आप देखिए किस तरह के थे। तो वहां मुझे लगता है कि वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं तो भारतीय परिप्रेक्ष्य की तरफ भी हमें देखना चाहिए, और इतिहास में जाकर के कुछ जो इस तरह की चीजें हैं हमारे यहाँ बड़ी सशक्त महिलाएं हुई हैं जिन्होंने कोई सैद्धांतिकी नहीं विकसित की, लेकिन उनका स्वयं का जीवन जो है पूरा एक तरह से सशक्तिकरण का उदाहरण है। अब मैं यहाँ पर फिर आऊंगी, यहाँ मैं बात करूंगी सुभद्रा कुमारी चौहान की और महादेवी वर्मा की। शिवानी मेरे पास कितना समय और है ये बता दे, फिर मैं उसी हिसाब से कट करूंगी अपनी बात को। शिवानी कितना समय है मेरे पास? हेलो मैम, आप 5-10 मिनट और बोल सकते हैं। ओके, ठीक है। तो मैं बात करूंगी महादेवी और सुभद्रा कुमारी। अब यह देखिए कि ये दोनों ही, मैं 3 को और जिक्र करूंगी बहुत संक्षेप में। सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा और फिर कृष्णा सूक्ति। सुभद्रा कुमारी चौहान ने केट मिलेट की तरह या बेटी फ्रीडन की तरह, सिमोन द बुआ की तरह कोई किताब नहीं लिखी, लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जबकि हमारे संविधान भी नहीं बना था, देश आजाद भी नहीं हुआ था, पराधीन था, तब उन्होंने ये सवाल उठाया स्त्री पुरुष समानता का। उन्होंने कहा कि आत्मा जो है स्वतंत्र है, वो स्त्री पुरुष में नहीं बांटी जा सकती, और जहां बंधन है, अगर वो चिरकाल तक बंधन रहते हैं तो उसके विरुद्ध जो है विद्रोह होता है। चिरकाल तक बंधन रहेंगे तो उसे बदलते रहना चाहिए। एक समय बंधन अच्छे हो सकते हैं, लेकिन चिरकाल तक बने रहते हैं तो वो जो है हानि भी पहुंचाने लगते हैं, इसलिए उन्हें बदलते। ये सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही। और सुभद्रा कुमारी चौहान ने क्या किया? सुभद्रा कुमारी चौहान ने कोई सैद्धांतिकी नहीं गढ़ी स्त्री विमर्श की, लेकिन उन्होंने उनकी जीवन की पाठशाला से आप सीखिए। उस जमाने में अंतरजातीय विवाह करना लड़की का, और संधि, और उसके बाद जो है जब लड़की विवाह की बेदी पर बैठी और कन्यादान करने के लिए कहा जाता है तो सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि मैं कन्यादान नहीं करूंगी, मेरी बेटी क्या विवाह के बाद मेरी नहीं रहेगी। ये इतना बड़ा क्रांतिकारी कदम था कि आप सोचिए उस जमाने में कितना वो किस तरह समाज का विरोध उन्हें सहना पड़ा होगा। दूसरा उदाहरण महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा को लेकर के बहुत सारी बातें हैं जो अक्सर बहुत प्रबुद्ध लोग भी स्टेज पर इस तरह की बात करते हैं कि महादेवी वर्मा जो है बदसूरत थी तो उनके पति ने छोड़ दिया था। नहीं, महादेवी वर्मा ने विवाह से इनकार किया था। और इनकार क्यों किया था वो लिखती कि 7-8 साल की थी तो उनकी शादी हो गई, और जब बीए पास, क्योंकि पहले गौना बाद में होता था, जब वो जवान हो गई, बीए पास कर लिया, तो घर वालों ने कहा कि अब तो आपका गौना कर दे। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जिस शादी की याद नहीं है उसको मैं विवाह मानने से इनकार करती। और वो नहीं गई
पति आए, पति ने कहा कि तुम्हें याद नहीं है, तुम दोबारा शादी कर लेते हैं। उन्होंने कहा नहीं। और मुझे लगता है महादेवी का ये जो विद्रोह था विवाह के प्रति, विवाह संस्था के प्रति नहीं, बाल विवाह के प्रति विरोध था, बाल विवाह के प्रति विद्रोह था, उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया। वही महादेवी जीवन का अनुभव है। आप देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदरी कविता में लिखती हूँ और श्रृंखला की कड़ियां जैसा सशक्त गद्य लिखती हैं, जो किसी कफन में भी मुर्दे में भी कफन फाड़ करके उठ बैठने की शक्ति संचारित कर दे, उन्हीं के लिए कहा गया। तो वो महादेवी श्रृंखला की कड़ियां जब लिखती हैं तो वहां पर विवाह और मातृत्व दोनों का कहीं निषेध नहीं कर रही। वहां क्या कह रही हैं? वहां ये कह रही हैं कि आदरहीन मातृत्व नहीं होना चाहिए, अधिकार शून्य पत्नीत्व नहीं होना चाहिए। और इसी ढांचे को, इसी खांचे को बढ़ाते हुए कृष्णा सूक्ति आती है ए लड़की तक। और ए लड़की में भी आकर करके अगर आप देखें तो विवाह को लेकर के जो डिबेट है, स्त्री की मुक्ति, स्त्री की आजादी, क्या पुरुष से के हस्तक्षेप से मुक्ति है? बहुत सारे 3 सवाल, वो जो हमारे स्त्री प्रश्न है उसका जो समुद्र है, उसमें 3 सवाल कंकड़ी की तरह से वो उछालती हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। क्या स्त्री की सार्थकता विवाह में है? स्त्री की मुक्ति कैसे, क्या होना चाहिए? तो मातृत्व और पत्नीत्व को लेकर के ही उसमें पूरी डिबेट है, विवाह को लेकर के। आप बहुत से लोगों ने पढ़ी होगी वो किताब। तो आज तक ये जो 2 स्त्रियों के, देखिए, स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े हुए सारे सवाल हैं। और आजादी की जब हम बात करते हैं तो ये याद रखना होगा कि आजादी का जो फॉर्मेट है, आजादी की जो दिशा है, ऐसा ना हो कि हम उत्पीड़न से आजादी की बात करते करते हम दूसरे तरह के किसी उत्पीड़न में चले जाएं। तो आजादी की दिशा सही होनी चाहिए। जो आपके पास प्रस्तुत विकल्प हैं उसमें से चुनने की आजादी, बराबरी का अधिकार। अब एक जगह आप देखिए, मैं कृष्णा सूक्ति के इसी कोटेशन से एंड करती हूं। एक जगह माँ ये कहती है, माँ पुरानी स्त्री है और लड़की जो है नई स्त्री है, दोनों के बीच डिबेट है। वो शुरू ही होता है, भारी पर्दे बदल दो, ताजी हवा अंदर आने दो। इसी से वो शुरू होती है लंबी कहानी, या उसको उपन्यास, लघु उपन्यास मान लीजिए। भारी पर्दे बदल दो, ताजी हवा अंदर आने दो। ताजी हवा तो आप अंदर आने दीजिए, लेकिन पर्दों को बदलते हुए भी आपको देखना होगा। आपको परंपरा को, अब जब आप आगे बढ़ते हैं तो परंपरा को भी जांचने परखने की जरूरत है। उसके जो ऐसे बिंदु हैं जो आगे तक चल सकते हैं, उन्हें चलाने की जरूरत है। जो नहीं चल सकते, इसमें परिवर्तन की जरूरत है। तो उस संस्था में जो भी कमियां हैं, जो भी विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करने की जरूरत है। और इसी में जो एक नोट छोड़ती है कहीं बीच में, उसको पढ़ने की जरूरत है, जहां पर माँ ये कहती है, लड़की तुम स्वाधीन हो, तुम स्वाधीन हो, ना किसी को सताती हो, ना तुम सताई जा सकती हो, क्योंकि तुम स्वाधीन हो, अपने पैरों पर खड़ी हो, शिक्षित हो। लेकिन एक बात का जवाब दो, आवाज, जरूरत पड़ने पर आवाज किसे दोगी? तो लड़की कहती है कि जरूरत पड़ने पर मैं आवाज उसे दूंगी जो मुझे जवाब देगा। तो मुझे जवाब देने का मतलब, मैं पढ़ रही हूं कि बराबरी के रिश्ते का निर्वाह करना सीखना। और हमें बराबरी के रिश्ते का निर्वाह करना सीखना होगा। हमारी जो अपनी अमूल्य खाती है, उसके बहुत शक्तिपुंज जो आगे बढ़ाने वाले आपको सशक्त पहलू हैं, उनको बरकरार रखते हुए हमें जो है अपनी शक्ति अर्जित करनी होगी। हमें सशक्त होना होगा। विरोध बहुत है, गतिरोध बहुत है, और जितनी भी महिलाएं जो है आज मैं समझती हूँ कि शिखर पर हैं, उन्होंने तमाम स्त्री विरोधी जो स्थितियां हैं उनसे टकराते हुए अपने कदम आगे बढ़ाए हैं। और इस दिशा में महिलाओं की संख्या दिन पे दिन बढ़ती चली जाएगी। इसी विश्वास के साथ अपनी बात को यहाँ समाप्त करती हूँ। बोलते समय ध्यान नहीं रहता कितना बोल जाते हैं, और बस यही खत्म करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। आपने बिल्कुल एक नए कोण से चीजों को देखने का जो एक हमें नजरिया दिया है,
सबसे बड़ी बात तो ये कि हमें चाहिए क्या, कौन से सवाल, किससे आजादी, पश्चिम और जो हमारी जो एक ओरिएंटल थिंकिंग है उसके बीच से किन बिंदुओं को हम चुने। ये क्या कम बड़ी बात है कि जो स्त्री कहती थी कि साथ में राखिए नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहती चार चुरी हैं, वहां से लेकर आज स्त्री कह रही है कि उन्मुक्त हूं देखो, और यह हवा, यह समुद्र और प्रकृति की गंध, यह सब मेरी है। तो ये जो साहस पैदा हुआ है, आपने महादेवी का जिक्र किया, मुझे वो पंक्तियां कौंध रही थी दिमाग में जब वो एक निबंध है उनका, उसमें स्त्री के अर्थ स्वातंत्र्य का प्रश्न, जब कहती हैं कि सदियों से मूक बधिर के समान जो देवता बैठा हुआ था मंदिर में, एक दिन उठकर हमारी पूजा अर्चना का अस्वीकार कर दे, तो सदियों की जो चुप्पी रही है उसको कैसे सलीके से हम अपनी आवाज उठाएं। ये बात आपने बहुत अच्छी तरह से समझाई। और सबसे बड़ी जो बात है वो मूल्य है बराबरी का, आवाज उसे दें जो जवाब दे। तो स्त्री भी एक दो पायदान ऊपर चढ़े और पुरुष भी संवेदनशील हो, तभी ये बात बनने वाली है। मैं प्रश्न आमंत्रित करना चाहती हूँ, यदि आप सबके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं प्रोफेसर शर्मा से। Hello, ma'am. हेलो। हाँ प्रियंका। Hello, ma'am. Happy Shivratri to all the teachers. Ma'am, I just want to ask, what progress have you seen on gender inequality in your life and work? ओके ओके, मैं इसके जवाब में सिर्फ यही एग्जाम्पल आपको दूंगी कि आवाज आ रही है ना? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. यही एग्जाम्पल आपको दूंगी कि मैं जब मैंने अपनी दादी को देखा, अपनी माँ को देखा, स्वयं को देख रही हूँ और अपनी बहू को देख रही हूँ, तो मुझे बहुत परिवर्तन नजर आ रहा है। जो मेरी दादी थी वो मेरी माँ नहीं थी, जो मेरी माँ थी वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं वो मेरी बहू नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि हम उस तरफ बढ़ रहे हैं और ये बड़ा सकारात्मक जो है परिदृश्य है। बहुत खूब मैम। Okay, ma'am. ये जो Thank you so much, ma'am. It's a great example from me. मैम आपका वीडियो नहीं आ रहा है, अगर हाँ, आपका वो वीडियो एक्चुअली इसमें कुछ गड़बड़ हो गई है लग रहा अच्छा, है। कोई बात नहीं मैम। कोई बात नहीं मैम। हाँ, तो ये जो क्रमिक विकास की आपने बात की, ये सच में हम यहाँ तक जो आज ये पीढ़ी चली आई है कि पुरुष, जहाँ पहले जमाने में मैं चूंकि गांव से हूँ, तो फलां जी की पत्नी हाथ पर गोदना गुदवा के लिखा हुआ होता था, और हाँ, 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 हाँ। वहां से लेकर जो ये यहाँ तक पहुंच गए हैं कि पुरुष और स्त्री दोनों एक दूसरे को पूरक के रूप में देख रहे हैं, जहां पर सत्ता का सवाल आज स्पेशली जो नई पीढ़ी है उसमें हमको बिल्कुल घुलता हुआ दिखाई पड़ता है। मैं जहाँ रहती हूँ तो मैं आजकल लॉकडाउन के दौरान विशेष रूप से देखने में आता था कि बालकनी में कोई पुरुष वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रहा है तो मेरी आंखें तर जाती थी यह देखकर। तो ये जो नए आदमी गढ़े जा रहे हैं और ये जो नई औरतें गढ़ी जा रही हैं जो जाके छीन नहीं लेती कि अरे छोड़ दीजिए हम है ना, तो ये हाँ, हाँ, एक बिल्कुल बड़ा बिल्कुल बिल्कुल सही है। ये एक मैं बड़ा यहाँ कदम कहना है। चाहूंगी, जो बच्ची ने अभी सवाल किया था कुछ एग्जाम्पल के, जैसे मेरी दादी थी और मैं देखती थी वो घूंघट में रहती थी बाबा के सामने और उनके, लेकिन जब मेरी माँ थी और मेरे बाबा ये चाहते थे कि जो बेटा है वो नौकरी करे शहर में और पूरी तनख्वाह जो है वो गांव में भेज दे, और जब माँ गांव में थी उसके बाद जब मैं 3 साल की हुई, आना जाना रहता था 2 साल की ऐसे, तो मेरी माँ ने विद्रोह किया। मेरी माँ ने कहा कि नहीं, मैं अब शहर जाऊंगी, मुझे अपनी बच्चियों को पढ़ाना है। 2 बेटियां हो चुकी थी कि मुझे इनको पढ़ाना है, और उस समय उन्होंने बहुत विरोध झेला, तो उन्होंने वो विरोध झेला मेरी माँ ने। उसके बाद मैं जब आई तो मैं फिर दूसरे मुद्दे पर टकराई, मुझे अंतरजातीय विवाह करना था, तो उस अंतरजातीय विवाह के लिए मुझे टकराना पड़ा। तो मेरी माँ ने एक दूसरे किस्म का संघर्ष किया था, मैंने दूसरे किस्म का संघर्ष किया। तो संघर्ष अपने अपने हम आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह से आप देखें तो। जी, हर दौर का सवाल अपना अलग होता है, हर दौर की मनीषा, हर दौर की बिल्कुल सोच बिल्कुल बिल्कुल अलग होते हैं, और हमको उन बातों से परंपराएं सब खराब नहीं है, वे खराब हो सकती हैं जो रूढ़ी बन चुकी हैं।
बिल्कुल। तो जो जो संजोने योग्य है, परंपरा का नकार कोई आधुनिकता नहीं है, ये तो अधकचरी आधुनिकता है। तो जो संभालने योग्य है, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, शायद इसीलिए तुलसीदास ने कहा। और स्त्रियों को वह विवेक स्वयं में जरूर पैदा करना पड़ेगा कि वे बेशक अपने आप को वस्तु के रूप में देखने का नकार करें, लेकिन विवेक के रूप में गढ़ें भी तो। आगे मेरे प्रिय कवि, एक विवेक वयस्क व्यक्तित्व की अच्छी कुंठा रहित इकाई, तो क्या स्त्री भी वह कुंठा रहित इकाई स्वयं को बना पाई है, इस बदलते हुए दौर के साथ कदमताल कर पाई है? ये सवाल भी एक बड़ा सवाल है। कोई और प्रश्न पूछना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। जी मैम, मेरा क्वेश्चन ये है, जो नारीवाद के क्वेश्चन हिस्ट्री में उठाए गए थे, क्या उन सब को अचीव कर लिया गया है? और कर लिया है तो कितना कर लिया है? और फ्यूचर के इसके क्या क्वेश्चंस हैं? नहीं, हिस्ट्री में कुछ आप संकेत देंगे, किस तरह के सवालों का पर आप बात, मतलब किस तरह के सवालों का संकेत है आपकी बात में? जैसे उस टाइम बराबरी के बारे में कहा गया था, बाल विवाह के विरोध के बारे में कहा गया था, और जैसे अभी आप लोग बात कर रहे थे कि हाँ कि जेंट्स हैं वो काम करने लग गए हैं घर का, लेकिन जब हम गांवों में देखते हैं वहां पे तो यही चीजें अभी चल रही हैं। आप जो बोलने जा रही है वही मैं बोलने जा रही हूँ कि हिंदुस्तान जो है वो ये, अगर आपने मेरे बात सुनी हो ठीक से, मैंने कहा था कि हिंदुस्तान जो है वो एक नहीं, एक इन द सेंस की मतलब हिंदुस्तान में बहुत सारे प्रांत हैं, बहुत सारे वर्ग हैं, बहुत सारी जातियां हैं, धर्म हैं, तो स्त्रियों की स्थिति एक जैसी नहीं है। यहाँ पर हमने बहुत सारा सफर तय कर लिया है, हमने प्रगति की है और स्त्री विरोधी मानसिकता से टकराते हुए की है, और आज भी हम प्रगति के पथ पर हैं। लेकिन अब ये कहें कि हमने सारे सवाल हल कर लिए हैं, तो बिल्कुल हल नहीं कर लिए हैं। इसी हिंदुस्तान में 21वीं सदी की वो लड़की है जो खुल करके गा सकती है, खुलकर बोल सकती है, कुछ भी कह सकती है, पिता से भी टकरा सकती है। लेकिन बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारी औरतें ग्रामीण इलाकों में ऐसी हैं जिनकी जबान पर ताला लगा हुआ है, जिनके पास अपना जो दिमाग, मस्तिष्क तो है उनके पास, लेकिन उस मस्तिष्क का वो इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। तो कई तरह की स्थितियां हैं यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि सारे प्रश्न हल हो गए, सारे सवाल हल हो गए हैं, बिल्कुल नहीं हल हो गए। बहुत सारा काम करने की जरूरत है, बहुत सारी रोशनी देने की जरूरत है, लेकिन चीजें बदल रही हैं। गांवों में भी धीरे धीरे बदलाव, जितना अपेक्षित बदलाव है, जितना हम सोचते उतना नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी जरूर आएगा, ये विश्वास हमें रखना चाहिए। जी मैम, थैंक यू। आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनिया के भीतर बहुत सारी दुनियाएं हैं और हर एक का स्वाद अलग अलग है, और सभी औरतें अलग अलग तरह की हैं। कोई शिक्षित है, कोई कम शिक्षित है, कोई शिक्षित नहीं है, कोई किसी विचार की है, कोई दूसरे विचार की है। लेकिन हाँ, हम आगे बढ़े हैं, रास्ता बाकी है, लेकिन यकीन है कि और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू मैम। कोई और प्रश्न? एक प्रश्न है। हेलो हेलो, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं? नहीं तो Ma'am, one last question I want to ask. हाँ बोलो बेटे। Ma'am, as we all here to celebrate International Women's Day, so what's your message to all the women on this auspicious day? ओहो बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं आपसे कहना चाहूंगी कि जो मूल है हमारा, वो जो बीच शब्द मैंने शुरू में किया था, अस्मिता, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। लेकिन आप ये याद जरूर रखिए कि जो अस्मिता है आपकी, जो आइडेंटिटी है, वो आप उसको समाज में उसका प्रतिबिंब देखती हैं। हमारा जो इनर है वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है, आपका बहुत आप मजबूत हो सकती हैं, लेकिन याद रखिए माइक्रो लेवल पे आप मजबूत हैं। और आज हो रही हैं लड़कियां अपनी अस्मिता के प्रति बेचैनी है उनके मन में, लेकिन आपको मैक्रो स्तर पर अभी लड़ाई लड़नी है। मैक्रो स्तर पर यानी समाज को अभी बदलना है। समाज उस तरह से नहीं बदला है जितना बदलाव हम स्त्रियां चाहते हैं।
तो मैक्रो स्तर पर, माइक्रो स्तर पर औरतें बदल रही हैं, लेकिन मैक्रो स्तर पर हमें एकजुट होकर के लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और लड़ाई लड़ने से ज्यादा हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ समन्वय की जरूरत है, संतुलन की जरूरत है। आप आजादी की बात करती हैं, तो आजादी, देखिए, कोई भी आजाद नहीं है। जो परमाणु है, निष्क्रिय परमाणु ही जो है स्वतंत्र है। जैसे ही वो एक्टिव होता है वो स्वतंत्र नहीं रह जाता है। तो स्वतंत्रता के साथ, आजादी के साथ एक विवेक की परिकल्पना बहुत जरूरी है। हमारी युवा पीढ़ी को ये समझना चाहिए, मैं हूं, मैं ही हूं, ये बात ठीक नहीं है। मैं हूं, मेरे साथ और भी हैं, हम मिल करके सब संग साथ चलें और एक संतुलित जमीन पर। जी जी मैम, बहुत खूब कि हम आजाद तो हैं, लेकिन वहां पे हमारी आजादी रुक जानी चाहिए जहां दूसरे की शुरू होती है। जैसा अगे ने कहा कि हम समाज से नहीं, समाज में स्वतंत्र हो सकते हैं, रहते हैं। Thank you so much, ma'am. Thank you. It was a great answer for me. एक प्रश्न डॉक्टर विभा पूछ रही हैं। वे हाँ, पूछ रही हैं कि एक नमस्कार मैम, स्त्री मुक्ति का प्रश्न, क्या हमारी जो परंपराएं हैं और उनके कारण जो सांस्कृतिक असमानता है, क्या उनमें सुधार के बिना संभव है? कल्चरल डिफरेंसेस की बात कर रही हैं। नहीं, कल्चरल डिफरेंस तो देखिए, इसको बहुत खोलने की जरूरत है। कल्चरल डिफरेंस देखिए, अपनी अपनी जो आपका जो सांस्कृतिक वैशिष्ट्य है, वो सांस्कृतिक वैशिष्ट्य भी आपकी अपनी पहचान है। और उस पहचान को लोग बनाए रखना चाहते हैं। तो ये बड़ा सवाल जो है, मैंने इसीलिए कहा कि हर समुदाय की जो औरतें हैं, अलग अलग समुदाय की औरतें, उनकी सांस्कृतिक पहचान के जो बिंदु हैं, उनकी अस्मिता की पहचान के जो बिंदु हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो उन्हें अपनी अपनी जो अस्मिता की लड़ाई है सांस्कृतिक बोध के साथ, अपनी अपनी तरीके से लड़नी है। और ये वाला सवाल तो बहुत बड़ा है, इस सवाल पर तो पूरा एक लेक्चर होना चाहिए। जी, एक बच्चे ने रोमन में एक सवाल लिखा है, तो उसको मैं थोड़े आस्ते पढ़ पा रही हूँ। बेसिक बात ये है कि वो लड़की ये कह रही है कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं, चूंकि ये मैम बच्चों का जुड़ाव इसमें बहुत है। पूछ रही पेरेंट्स को कैसे समझाएं, मैं डांस सीखना चाहती हूँ, तो वो कहते हैं तुम डांस सीख कर क्या कर लोगी। बेसिकली ये पीढ़ियों के अंतर का प्रश्न है, तो आप इसे एड्रेस करना चाहेंगी मैम? देखिए, ये सवाल जो है, मैंने इस तरह के बहुत सारे सवालों को अपने कानों में सुना है। मेट्रो में जब मैं जाती थी तो मैं आंख बंद कर लेती थी, कान खुले रखती थी, और मेट्रो का जो लेडीज कोच है वो पूरा स्त्री विमर्श मेरे लिए होता था। और मैंने एक लड़की को सुना कि भाई मेरे फादर जो है मेरी शादी कर रहे हैं, मैं शादी नहीं करना चाहती, वो कहते नहीं करेगी तो मैं तेल छिड़क के खत्म हो जाऊंगा। तो इस तरह की चीजें हैं, और इस तरह की चीजें आती हैं हमारे रास्ते में। और तब हमारा जो इमोशनल जिसको कहते हैं, वो थोड़ा सा हिल जाता है, क्योंकि हम बहुत संवेदनशील, हिंदुस्तान की लड़कियां बहुत संवेदनशील होती हैं, इमोशनल। तो इमोशनल धीरे धीरे करके, अगर मुझे लगता है कि इसका तरीका ये है कि आपको स्वयं अपने पिता से बात करें, और बहुत सम्मान देते हुए विनम्रता के साथ अपनी बात रखें। आपको लग रहा है कि आप नहीं समझा पा रही हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके पिता ही हैं, आपके चाचा भी जो पिता के भाई हैं, या और भी जो उनके उम्र के लोग हैं, उनमें से आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखिए कि जो आपकी बात आपके पिता को ज्यादा अच्छी तरह से समझा सके। तो ये सारे, क्योंकि देखिए हम औरतों को अपनी बात को मनवाने के लिए चातुर्य की भी जरूरत होती है, युक्तियों की भी जरूरत होती है, उनका भी इस्तेमाल करना चाहिए। तो वो सारी चीजें आजमा के देख लेनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि पिता भी लड़कियों के प्रति ऐसा नहीं, वो भी आपके पिता हैं, कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए होगा। तो हो सकता है कि वो जरूर, मुझे लगता है कि अगर आप सही तरीके से कुछ इस तरह से बढ़ेंगी तो आप सफल हो सकेंगी। बिल्कुल मैम। कहने का हेलो, सलीका कैसा है? जी मैम, है ना? कहने का तरीका भी बहुत मायने रखता है, और पेशेंस की जरूरत है। आफ्टर ऑल वे हमारे पिता, नहीं, मैंने हमारे देखा भाई। है कि स्थितियां बन जाती हैं कि अब आप उन्हीं के उम्र के किसी चाचा से, ताऊ से, मामा से कहलवाएं, या है ना, वो समझा सके उनको, तो बात हो जाती है, कई बार बन जाती है। खोजना चाहिए कि उस दीवार में खिड़की कहाँ पर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात शिवानी कही तुमने।
थैंक यू मैम। चारू गोयल हैं, डॉक्टर चारू गोयल, वे आपको नमस्कार कर रही हैं और पूछ रही हैं कि माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल की भाग को किस तरह से हम कम कर सकते हैं। माइक्रो लेवल पे देखिए, माइक्रो लेवल पे तो अंतरंग आपका मजबूत हो रहा है धीरे धीरे करके, जैसे जैसे लड़कियां शिक्षित हो रही हैं, आत्मनिर्भर हो रही हैं, वैसे वैसे माइक्रो लेवल पे वो मजबूत हो रही हैं। और मैक्रो लेवल भी जो है उसमें भी सुधार हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि सरकार भी आपके लिए बहुत कुछ कर रही है, एनजीओ भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। बहुत परिवर्तन मुझे वहां भी दिखाई देता है। अगर आप जाके देखें, इतनी सारी योजनाएं चल रही हैं महिलाओं के लिए। अभी जो नई शिक्षा नीति अगर आप 2020 पढ़ करके देखें तो वहां जेंडर समावेशी कोष की स्थापना की गई है, और ये बहुत सारे सार्थक कदम है। तो ये मैक्रो स्तर पर जो हमें सुधार की जरूरत है उस दिशा में उठाए गए कदम है, और धीरे धीरे इस तरह की चीजें और बढ़ेंगी। मुझे लगता है आशावान होना चाहिए हमें। जी, जैसे जैसे पढ़ी लिखी और समर्थ महिलाएं, केवल पढ़ी लिखी ही क्यों कहूँ, समर्थ महिलाएं आगे बढ़ेंगी, वैसे वैसे जब उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा तो मुझे लगता है कि ये जो सवाल है वे आसान होते जाएंगे। शिवानी, तो हम अब इसको सवालों को का सिलसिला खत्म कर सकते हैं, जी क्योंकि मैम, मेरी बस क्लास है खत्म इसके कर रहे बाद हैं मैम। 12:45 में थी। मैंने मैसेज करके उनको 5 मिनट जी ब्रेक के जी लिए जी कहा है। बस वी आर वाइंडिंग अप मैम। सो अब समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं मैम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वे इतने शॉर्ट नोटिस पर हमारे उन्होंने अनुरोध का मान रखा है, हमारे बीच आई हैं और अपनी बात हमसे शेयर की है। और उन्होंने बताया कि कैसे मैरी वॉल्सनक्राफ्ट के जमाने से निकलकर बेटी फ्रीदन और बेटी फ्रीदन के दूसरे दौर तक भी हमें लेके आई, और बताया उन्होंने कि कैसे चीजें एक गतिशील अवस्था में, तरल है ये पूरा आंदोलन, और इससे जो रूपाकार होगा उसको भी निरंतर परखने की और उसको जांचते रहने की जरूरत है। हम सभी की ओर से मैम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय की ओर से और इस जो सीरीज है उसके सभी आयोजकों की ओर से, बच्चों की ओर से आपका मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ सबकी तरफ से, और इस आशा के साथ कि आप दोबारा आएंगी और जो सांस्कृतिक अंतर वाली बात रह गई है उस पे हम पूरी बात आपसे सुन सकेंगे। आपका बहुत जरूर। मैम एक ग्रुप आप सबने सुना, बुलाया, सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।